गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में, डिहाइड्रेशन के बारे में। डिहाइड्रेशन क्या होता है, साथ ही इसका होम मैनेजमेंट किस तरह से इजीली किया जा सकता है, और क्या अगर देखा जाए अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो क्या इसके रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आज उसी विषय पर बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, डिहाइड्रेशन अगर कहा जाए तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, और अगर देखा जाए तो ये बच्चों में स्पेशली कॉमनली प्रेजेंट रहती है। क्रॉनिक डिहाइड्रेशन मतलब अगर कहा जाए तो बच्चे मैक्सिमम क्योंकि वो जब भी पानी मांगते हैं तभी हम देते हैं, या कई बार बच्चे पानी नहीं मांगते हैं, उस वाली कंडीशन में क्या होता है, बच्चे डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन का मेन कारण क्या होता है? सबसे मेन कारण अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्वेटिंग, जो हमारी पसीना निकलता है उसके कारण हमें डिहाइड्रेशन होता है, और एक होता है यूरिनेशन। अगर हम बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली यूरिन करते हैं और हम प्रॉपर मतलब ना जो फ्लूइड रिप्लेस रहता है वो अगर हम नहीं करते तो आपको डिहाइड्रेशन होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें इलनेस, ठीक है, डायरिया मतलब दस्त, उल्टी और दस्त में मैक्सिमम लोगों को डिहाइड्रेशन वाली कंप्लेंट्स हो जाती है। ठीक है, स्पेशली अगर आपने देखा होगा जिनको अगर कहा जाए नॉर्मल से ज़्यादा अगर डायरिया हो जाता है तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ ORS का घोल आप लेते रहिए तो आपको रिहाइड्रेशन मतलब होता रहेगा। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन अगर इलनेस के कारण है, स्वेटिंग के कारण है, जिस किसी के भी कारण है, क्या सिम्टम्स आता है? स्पेशली अगर हम बच्चों में बात करें तो बच्चों में अगर देखा जाए तो सिम्टम्स है ना, बच्चों की ड्राई स्किन रहेगी, उनका यूरिन जो रहता है काफ़ी ज़्यादा स्मेली हो जाता है, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, येलो कलर्ड यूरिन रहता है, पेल स्किन दिखती है, साथ ही बच्चे है ना थकान का अनुभव करते हैं। और अगर स्पेशली अगर हम बात करें एडल्ट्स में तो एडल्ट्स में इसी तरह के कुछ सिम्टम्स के साथ साथ हमें उनके फटिंगनेस, चक्कर आना, आँखों के सामने एकदम से अंधेरा आना, थकान लगना, बॉडी और मसल्स में क्रैम्प्स आना जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं डिहाइड्रेशन वाले केसेस में। अब बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, कॉमनली अगर आपको उल्टी हुई, दस्त हुए, आपने 2-4 बार उल्टी करा, 2-4 बार आपको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हुए, वाटरी लूज़ मोशन हुए, तो उस वाली कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो सकता है, बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन क्या इसको अगर देखा जाए तो क्या इसके रिस्क फैक्टर और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली अगर आप प्रॉपरली और टाइमली डिहाइड्रेशन को प्रॉपरली रिहाइड्रेटेड नहीं करते हो अपनी बॉडी को, तो आपको ज़्यादा क्रैम्पिंग आना, सीजर आना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण, और कई बार आपको बेहोश या सिंकोपल अटैक आने की संभावना होती है, और भी इसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं जिस तरह का लेवल का डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, ओल्डर एडल्ट्स में ये वाली चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलती है, स्पेशली अगर आप हीट समर में अगर आप वर्क करते हो, वर्क आपका ऐसा शेड्यूल है और आप प्रॉपर पानी नहीं पीते हो, उस वाली कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन वाली समस्या देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन के बहुत सारे रीज़न होते हैं, कॉजेज़ होते हैं, इसलिए हमें डिहाइड्रेशन को कॉमनली अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी ट्रीट करना, और बहुत इजीली हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको डिहाइड्रेशन अगर धूप वगैरह की वजह से हुआ है तो उस टाइम पर आप होम्योपैथिक मेडिकेशंस का, अगर सन स्ट्रोक हुआ है उस कंडीशन में भी आप होम्योपैथिक मेडिकेशन के साथ रिहाइड्रेशन वाला जो ORS होता है वो भी आप ले सकते हैं, और घर पे भी आप रिहाइड्रेशन घोल जो रहता है ORS घोल आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हमें फोकस करके रखना है, डिहाइड्रेशन नहीं हो। और डिहाइड्रेशन अगर आपको क्रॉनिकली रहता है तो उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें, अगर आप प्रॉपर ड्रिंक वाटर जो रहता है, ड्रिंकिंग जो आपका हैबिट रहता है, फ्लूइड इनटेक बहुत कम रहता है, तो आपकी स्किन पेल हो जाती है, आपको थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होने की संभावना होती है। अगर आपका लंबे समय तक अगर आप पानी मतलब अगर ऐसा रहता है कि अगर आपका फ्लूइड इनटेक काफ़ी ज़्यादा कम है तो उस वाली कंडीशन में हमें आपकी स्किन से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स रहती है वो बढ़ जाती है, डाइजेशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स होती है वो बढ़ जाती है, एक्ने, पिंपल, कॉन्स्टिपेशन, ये वाली जो समस्या होती है ये स्पेसिफिक देखा जाता है जो व्यक्ति लंबे समय तक डिहाइड्रेटेड रहते हैं। साथ ही जैसे मैंने ये चीज़ भी देखी है कि अगर व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक डिहाइड्रेटेड रहता है तो स्किन के साथ साथ उसके
बालों और नेल्स पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उन्हें जब पानी ऑफ़र करते हैं तभी वो पीते हैं, और कई बार बच्चे पानी नहीं पीते हैं, तो ऑब्वियसली आपको रिहाइड्रेटेड होना पड़ता है। रिहाइड्रेशन में एक चीज़ कॉमनली लोग ये समझते हैं कि सिर्फ फ्लूइड का इंटेक करना होता है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक क्रैश डाइटिंग करते हैं, या फिर अगर खाना नहीं खाते हैं टाइम पर और पानी पर ही रहते हैं, तो क्या सिर्फ और सिर्फ पानी ही रिहाइड्रेशन करता है? एक्चुअली में क्या करें, रिहाइड्रेशन का क्या और मीनिंग निकाल सकते हैं। रिहाइड्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप फ्लूइड का ही इंटेक अच्छे से रखें। फ्लूइड इंटेक के साथ हमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करना होता है। अगर आप नॉर्मली डिहाइड्रेटेड हो, अगर आपको लूज मोशन हुआ, उल्टी हुई, तो आप इजीली जो आपका रिहाइड्रेशन होता है वो प्रोसेस सिंपल होता है कि आप है ना थोड़ा बहुत ORS ले लेंगे तो आपको रिहाइड्रेशन मिल जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ वाटर लेने से ही आपका रिहाइड्रेशन कंप्लीट होता है? तो नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ठीक करना भी एक मेजर एक फिनोमेना होता है कि जिसे हम मेजरली ट्रीट करते हैं। जैसे डिहाइड्रेटेड पेशेंट आता है तो उसमें हम करते हैं, आपने एक चीज़ देखी होगी, जितने भी एथलीट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, कॉमन वाटर नहीं पीते हैं, वो क्या करते हैं, रिहाइड्रेशन के लिए उनके पास इलेक्ट्रोलाइट का एक घोल होता है जिसके अंदर पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो उसका एक प्रॉपर घोल रहता है, उसको वो यूज़ करते हैं। इसलिए रिहाइड्रेशन अगर आपको करना है तो प्रॉपरली आप उस तरह से करें, ठीक है। क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं डिहाइड्रेशन के लिए? प्रिवेंशन बहुत आसान है। अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रॉनिकली रहता है, अगर आपके बच्चे में क्रॉनिकली रहता है, तो ऑब्वियसली आप है ना उसके अंदर बच्चों को स्पेशली अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 1.5 से 2 लीटर पानी की आवश्यकता पर डे पड़ती है अगर वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं। और एक्टिविटीज़ के दौरान स्वेटिंग होती है तो ऑब्वियसली आपको पानी की मात्रा उसके अकॉर्डिंग मिनिमम बढ़ा देना चाहिए। बाकी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स और पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम जो होता है वो इजीली हमें भोजन से या खाने से हमें इजीली मिल जाता है। ड्यूरिंग अगर आपको लूज़ मोशन और ऐसी कंडीशन होती है तो जब भी आप एक बार वॉमिट करें या लूज़ मोशन करें, यू शुड टेक अ ORS घोल, ओके। ORS घोल आप ले लें, या फिर अगर हम कहें नारियल पानी बहुत अच्छा रिहाइड्रेशन के लिए सोर्स होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ट्रीट कर सकते हो, और इस तरह की कंडीशन को जो क्रॉनिकली अगर रिहाइड्रेटेड मतलब डिहाइड्रेशन के कारण होती है तो उसे आसानी से ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था व्यू और डिहाइड्रेशन के बारे में कि कॉमन डिहाइड्रेशन को किस तरह से क्या क्या फैक्टर्स प्रभावित करते हैं और किस तरह से इजीली हम डिहाइड्रेटेड पर्सन को रिहाइड्रेट करना क्यों ज़रूरी होता है। होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे टैग करके आपकी क्वेरीज़ जो भी रहती है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज़ और जय हिंद।